जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है चालाकी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। किचन का काम निपटाकर जैसे ही रिया अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उसके कानों में ननद की आवाज़ आई। माँ, कपड़े तो काफ़ी महंगे लग रहे हैं और कितने अच्छे भी हैं, फिर भी आपने भाभी को इतना कुछ सुना दिया। बेचारी का चेहरा उतर गया था। देखा नहीं आपने? बेटी की बात सुन, उसकी माँ ने जो कहा उसे सुन। रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा खेल हो रहा था इस घर में उसके साथ। रिया की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन ससुराल में उसे कभी इज्जत मिली ही नहीं। जब भी वह मायके से कुछ लाती, चाहे मिठाई हो, साड़ी हो या कोई गिफ्ट, तो उसकी सास राधा जी सबसे पहले ताना मारती, बहू तेरे मायके वालों को कुछ देना आता भी है, हर चीज़ में कमी। ऐसा लग रहा जैसे तुम उनकी बेटी नहीं, बोझ हो, कुछ भी पकड़ाकर पीछा छुड़ा लेते हैं। तभी पत्नी की बात सुन पीछे से प्रमोद जी भी बोले, अरे भाग्यवान, किससे पूछ रही हो? इन लोगों के पास तो तमीज नाम की चीज़ ही नहीं है। तभी तो इन्हें इतना भी नहीं पता कि बेटी के ससुराल में कैसा सामान देते हैं। सही कहा पापा आपने, भाभी के मायके से कभी कुछ अच्छा आया भी है, कभी देखा नहीं। माँ बाप के साथ साथ उनकी बेटी पूजा भी बोल पड़ी। पूरा परिवार मिलकर रिया को ताने देता, यहाँ तक कि उसका पति शुभम भी धीरे धीरे उन्हीं के जैसा होता जा रहा था। एक बार रिया की माँ ने रिया के लिए अपने हाथ से बनी मिठाई भेजी। मिठाई देख शुभम ने कहा, क्या रिया, क्या है यह सब? कम से कम अच्छी मिठाई तो भेजते तुम्हारे मायके वाले, किसी के आगे देने लायक भी नहीं है। दोस्तों के पास भी ले जाऊंगा तो सारे दोस्त हंसेंगे मेरे ऊपर। शुभम की बात सुन राधा जी और पूजा हंसने लगे। यह सब देख रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया चुपचाप सब कुछ सहती रही। हर ताना सीधे उसके मायके पर जाकर ही रुकता, जिससे उसका मन अंदर ही अंदर टूटने लगा था। लेकिन बेचारी मजबूर थी। वह जानती थी कि हर बहू की यही कहानी है। फिर क्या फालतू में सबके मुंह लगना। अगर कुछ कहेगी तो यही होगा कि बहू जबान चलाती है। खैर कुछ दिनों बाद एक दिन रिया की छोटी बहन घर आई। रिया की भाभी को भतीजा हुआ था। उसी खुशी में मायके वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसी का कार्ड और मिठाई के साथ साथ पूरे परिवार के लिए जो कपड़े माँ ने भेजे थे लेकर रिया की बहन आई थी। और उसने बड़े ही आदर से राधा जी से कहा, मम्मी जी, भतीजा हुआ है, उसके नामकरण में सबको लेकर जरूर आइएगा। राधा जी ने कार्ड उठाया और मुंह बनाते हुए कार्ड बिना देखे ही ताना मार दिया, इतना सस्ता कार्ड और मिठाई भी, यह कपड़े किसने खरीदे हैं? तुम लोगों को पता नहीं कि हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। कहते हुए राधा जी रिया की बहन को देखने लगी। बेचारी एकदम से सकपका गई। तभी पूजा ने भी मुंह बनाते हुए कहा, कौन जाएगा ऐसी जगह? भाभी के घर वाले तो जैसे हर बार बेइज्जती का न्योता देने आते हैं। अब प्रमोद जी क्यों पीछे रहे? वह भी दो बात जोड़ते हुए बोल ही दिए, भाई, अब जिसकी जितनी हैसियत रहेगी उतना ही तो देगा ना। गलती हमारी है, अपनी हैसियत पता होने के बावजूद भी ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया। सबकी बातें सुन रिया की बहन की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं बोली, कार्ड वहीं रखकर चुपचाप चली गई। रिया ने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, खून के आंसू उसने भी बहुत रोए कि हर लोग मेरे साथ तो जो करते हैं। इन लोगों ने मेरी बहन को भी नहीं छोड़ा। गुस्से में अपने कमरे में जाकर रिया ने सीधा अपनी माँ को फ़ोन किया और धीमी लेकिन ठोस आवाज़ में बोली, माँ, इन्हें नामकरण में बुलाने की क्या ज़रूरत है? बिना बात कहीं ताने पर ताने देते रहते हैं यह लोग। बेटी की बात सुन, उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम लड़की वाले हैं, हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन और दुनिया में ऐसा कोई भी ससुराल दिखा दो जहाँ ताने सुनने को नहीं मिलते हैं। सब कुछ जानते हुए भी, सुनते हुए भी हमें रीत निभानी पड़ती है। अगर छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ दें तो दुनिया में कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं। फिलहाल तो रिया की माँ ने
उसे समझा दिया था, लेकिन रिया सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर मायके की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। उसे कुछ ना कुछ करना था, जिससे कि इन लोगों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन क्या, बस यही सोचना था। अभी वह माँ से बातें ही कर रही थी कि तभी राधा जी की आवाज़ आई। फ़ोन रखकर वो बाहर गई तो पूरा परिवार मिलकर अपने अपने कपड़े देख रहा था। राधा जी के लिए साड़ी, पूजा के लिए सूट, प्रमोद जी के लिए भी कपड़ा, और शुभम के लिए भी, और रिया के लिए भी एक साड़ी थी। देखने में कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन रिया को यह देखकर हैरानी हुई कि सबका मुंह बना हुआ था। रिया को देखते ही राधा जी ने गुस्से में कहा, बहू यह क्या है, यह क्या मजाक है? तुम्हारी माँ तो हद ही करती है। ऐसे कपड़े हम पहनते हैं, इतना फीका फीका, कलर के भी समझ नहीं है उनको। कौन से ज़माने में रहती हैं तुम्हारी माँ? आजकल ऐसे कपड़े कौन पहनता है? इससे अच्छा नहीं देती। हम कौन से उनके कपड़े के भूखे हैं? भाई देना है, खुशी जतानी है तो ढंग का दो, नहीं तो रहने दो, मना कर देना। आइंदा से हमें कपड़े देने की जरूरत भी नहीं है। पूजा ने भी अपने मन की भड़ास निकाल ली। प्रमोद जी ने भी अपना कपड़ा उठाकर टेबल पर फेंक दिया, और शुभम, उसने बस इतना कहा, रिया कम से कम दामाद की हैसियत तो देख लेते तुम्हारे घर वाले। जाओ जाकर सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाओ। दिमाग खराब हो गया है मेरा। पति की बात सुन रिया चुपचाप किचन में चली गई। उसकी नज़र में कपड़े तो बहुत अच्छे थे, इसलिए नहीं कि उसके मायके के थे, बल्कि कपड़े वाकई में अच्छे थे। कॉफ़ी देने के बाद रिया जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उसके कानों में पूजा की आवाज़ आई, माँ, कपड़े तो काफ़ी महंगे लग रहे हैं और कितने अच्छे भी हैं, फिर भी आपने भाभी को इतना कुछ सुना दिया। बेचारी का चेहरा उतर गया था, देखा नहीं आपने? तो राधा जी ने जो कहा उसे सुन रिया की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा खेल हो रहा था उसके साथ। राधा जी ने कहा, अरे बेटा, मुझे भी पता है कि कपड़े काफ़ी महंगे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, नॉर्मल पहनने लायक नहीं है, लेकिन क्या है ना कि अगर हम इन कपड़ों को बोल देते हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो जब उसके नामकरण में जाएंगे तो फिर तो कपड़े मिलेंगे ही ना। तो उसकी माँ कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हल्का ही कपड़ा पकड़ा दे। इसलिए मैंने दिमाग लगाया कि अगर हम बोलेंगे कि कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो वह और भी अच्छे कपड़े खरीदेंगी और भी महंगे खरीदेंगी। समझा करो मेरी बात को, मेरी बातों के पीछे कोई लॉजिक होता है। राधा जी की बातें सुन पूजा, शुभम, प्रमोद जी सब मुस्कुरा पड़े। फिलहाल तो थोड़ी देर हैरान रहने के बाद रिया का भी दिमाग चल गया। मुस्कुराई तो वह भी, लेकिन कुछ और सोचकर। अब उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी माँ ने जो कपड़े भेजे थे वो सबको पसंद आए हैं। जानबूझकर यह लोग नाटक कर रहे हैं, बस उनके इसी नाटक का रिया को अंत करना था। फिलहाल रिया शांत रही, कुछ भी नहीं बोली, और कुछ दिन बाद वह नामकरण के 2 दिन पहले ही मायके चली गई। जाते जाते राधा जी ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि बहू, अपनी माँ को बोल देना कि हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर देना है तो ढंग का कुछ दे। राधा जी की बात सुन रिया ने कुछ भी नहीं कहा, शांत रही। नामकरण का दिन आया। टाइम पर पूरा परिवार पहुंच गया था। रिया के घर वालों ने उनका अच्छे से स्वागत किया, अच्छी खातिरदारी भी हुई, लेकिन फिर भी पूरी पार्टी के दौरान पूरे परिवार का मुंह बना हुआ था, जैसे वह किसी तुच्छ जगह आए हो। रिया सब कुछ चुपचाप देख रही थी। सारा कार्यक्रम खत्म हुआ, सबने विदाई ली। रिया को 2 दिन बाद जाना था। 2 दिन बाद ही जब वह ससुराल पहुंची तो उसके मायके से मिले हुए अपने गिफ्ट को और उसकी भाभी ने भतीजे की खुशी में जो नेक दिया था वो दिखाने लगी। सब कुछ देखने के बाद राधा जी की आंखें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी, जिसे देख रिया अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसने राधा जी को टोकते हुए कहा, क्या हुआ माँ जी, मेरे नेक, मेरे कपड़े आपको पसंद नहीं आए क्या? तो राधा जी ने कहा, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ ने
हमारे लिए कुछ नहीं दिया क्या? भाई हम तो लड़के वाले हैं ना, कुछ रीत होती है, भूल गई क्या तुम्हारी माँ? तो रिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ जी, माँ को तो सब याद था, लेकिन मैंने ही उनसे कहा कि माँ आपके दिए हुए कपड़े और सामान मेरे ससुराल वालों की हैसियत के बराबर नहीं होते। माँ जी कहती हैं कि आपकी सोच बहुत पुरानी है, आपकी पसंद अच्छी नहीं है और आपके दिए हुए कपड़े वह पहनती भी नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही मना कर दिया कि वो आप लोगों के कपड़े ना दे। आपने भी तो कहा था ना कि मना कर देना, तो मैंने भी माँ को साफ साफ मना कर दिया कि आज के बाद आप लोगों के लिए वह कभी भी कुछ भी नहीं भेजेंगी, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है ना। कहते हुए रिया मुस्कुराते हुए चली गई। रिया की बात सुन राधा जी, पूजा, प्रमोद जी, शुभम सबका मुंह बन गया। पूजा तो गुस्से में अपनी माँ से बोली, माँ हो गया, निकल गई ना तुम्हारी सारी चालाकी, दिखा ली चालाकी। इतने अच्छे कपड़े मिले थे, फिर भी जानबूझकर कमी निकाल रही थी ना। लो और पहनो कपड़े, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कहते हुए पैर पटकते हुए पूजा भी चली गई। सब गुस्से में राधा जी को घूरने लगे। राधा जी बेचारी, उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से पासा कैसे पलट गया। आज तक तो मेरा दिमाग कभी गलत हुआ ही नहीं, इस बार मेरे साथ इतना बड़ा खेल कैसे हो गया। और इधर अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी रिया सास का मुंह देख मुस्कुरा रही थी और मन ही मन बोली, और निकालो कमी, आपको क्या लगा दुनिया भर की चालाकी बस आपके ही पास है? अब ना कुछ आएगा और ना ही कोई कमी निकलेगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।